हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 700 क्वेश्चन की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है यूनिट, इकाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमको लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस टॉपिक के। ये वो क्वेश्चन निकाले हैं मैंने आपके लिए जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर्स जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है उनको कोर्स के अंदर ही इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने। पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की एसआई यूनिट किसके बराबर है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। बट यहाँ पर ओम नहीं दे रखा है। ओम जो होता है ये वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर, जो कि बी ऑप्शन हमको दिख रहा है करेक्ट आंसर होगा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसको क्या करता है? रोकता है, उसका विरोध करता है। ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है, यूनिट होती है, वो होती है ओम। आर इक्वल टू हमने पढ़ा था V अपॉन में आई होता है। V हो गया वोल्ट, आई हो गया करंट, तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर। यहां से काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ओम किस भौतिक राशि की एसआई यूनिट होती है? तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस की होती है। रेजिस्टेंस किसका अनुपात होता है? तो वोल्टेज अपॉन में धारा का अनुपात, मतलब करंट का अनुपात होता है। V अपॉन में आई होता है। तो इस तरीके से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड इकाई है, यूनिट है। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है? तो एम्पियर सेकेंड जो है ये चार्ज की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और चार्ज के साथ में अगर हम करंट और टाइम का रिलेशन देखें तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। Q हो गया यहाँ पर चार्ज, विद्युत आवेश, I हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, T हो गया यहाँ पर सेकेंड, टाइम। एक कूलम की वैल्यू कितनी होती है? 1 एम्पियर सेकेंड होती है। यदि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा अगर करंट प्रवाहित हो तो कुल चार्ज जो होगा वो कितना होगा? 1 कूलम होगा। इसका मतलब ये होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। मतलब अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़कर देखेंगे तो उसमें इतना छोटा सा चार्ज होगा। क्लियर? अब 1 कूलम में अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको भी निकाल सकते हैं। मान लो कि हमारे पास में 1 कूलम चार्ज है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? 1 कूलम चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज अभी हमने डिस्कस करा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकल के आ जाएंगे यहाँ पर 1 कूलम के अंदर। तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। जो अभी हमने चार्ज डिस्कस करा इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि चार्ज की एसआई यूनिट आपसे पूछ लेंगे जो कि होती है कूलम, और कूलम इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। करंट और चार्ज का संबंध आपसे पूछ लेंगे कि क्या होता है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये पूछ लेंगे, जो अभी हमने निकाला 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्क मतलब काम की इकाई नहीं है? तो वर्क की इकाई, वर्क की यूनिट नहीं है, वो देखना है हमको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स की यूनिट होती है, न कि वर्क की यूनिट होती है, कार्य की यूनिट होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये वर्क की, कार्य की इकाई नहीं है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, हम सभी को पता ही है। कार्य का अगर हम फॉर्मूला देखें, वर्क का फॉर्मूला देखें तो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू D होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमको पता ही है कि यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो वर्क की क्या हो गई? न्यूटन इंटू मीटर हो गई। मतलब जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो विस्थापित हो जाती हैं
वो डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलता है, और यही क्या होता है, बेसिकली कार्य होता है, वर्क होता है। यहाँ पर हमने अभी वर्क की ऐसा यूनिट हमने डिस्कस करी, जूल होती है। तो 1 जूल कार्य वर्क का मतलब क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। मतलब जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो वो 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट उसमें देखने को मिलता है। तब किया गया कार्य जो होता है वो 1 जूल होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, सिंपल से हमको समझ में आ रहा है, देख के क्लियर हो रहा है, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये वर्क की इकाई है, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए वर्क क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब फोर्स हमने पढ़ा था कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो वापस आते हैं हमारे वर्क वाले फॉर्मूले पे, W इक्वल टू एफ इंटू डी। अभी हमने देखा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बस फोर्स की जगह पर ही रख देते हैं हम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट के देखिए यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो इंटू मीटर आ गया। बस यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो वर्क की है ना, क्लियर हमको समझ में आ रहा है। तो ए आंसर जो है ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये बल की इकाई है, वर्क की इकाई नहीं है। इस वाले सेक्शन से काफी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चा यहीं पर ही कंफ्यूज होता है। पूछ लेंगे आपसे कि कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। ऊर्जा और कार्य की इकाई समान क्यों होती है ये भी पूछ लेंगे, क्योंकि कार्य वर्क जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 1 जूल का परिभाषा पूछ लेंगे आपसे कि 1 जूल क्या होता है, तो 1 न्यूटन बल से 1 मीटर विस्थापन, उसी को बोलते हैं 1 जूल, सिंपल। तो काफी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। मैंने आपको इसलिए डिटेल में इसको समझाया है क्वेश्चन को, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में आप बिल्कुल सही करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वाणिज्यिक इकाई मतलब कमर्शियल यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा होती है, किलोवाट आवर होती है। आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी देखा होगा, वहां पर आपको ये यूनिट देखने को मिली होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट की बात करें तो वो जूल होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अगर कमर्शियल यूनिट पूछे तो कमर्शियल यूनिट हो गई किलोवाट आवर हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है इसको भी डिस्कस करें, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वह एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक डिवाइस द्वारा इलेक्ट्रिक पावर की मदद से एक पर्टिकुलर एक निश्चित समय में उपयोग की जाती हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू पी इंटू टी होता है। P यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक पावर जो कि वॉट में, एंड T हो गया यहाँ पर टाइम मतलब समय, जो कि घंटे में लिया हमने। मतलब एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम हो गया। बात आती है दिमाग के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा कि सर एसआई यूनिट तो इसकी जूल होती है, कमर्शियल यूनिट इसकी किलोवाट आवर होती है, तो ऐसा क्यों। तो किलोवाट आवर क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसको समझते हैं। देखिए जूल जो होती है बहुत ही छोटी इकाई है, इसलिए जो घरेलू या फिर व्यावसायिक बिजली की खपत होती है उसको मापने के लिए हमको बड़ी यूनिट की जरूरत होती है। इसीलिए बिजली कंपनियां जो होती है वो ऊर्जा मतलब एनर्जी को किलोवाट आवर में मापती हैं। आपने बिल में भी देखा होगा, तो किलोवाट आवर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया था ये, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में गलत मत करके आना। 1 किलोवाट आवर की बात करें, अगर पूछें कि उसमें कितने जूल के बराबर होता है वो, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया E इक्वल टू पी इंटू टी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टी, वॉट इंटू सेकेंड हो गया। तो 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें, तो अगर एनर्जी की बात करें हम, तो उसमें 1000 वॉट इंटू यहाँ पर आर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 को मेगा लिख सकते हैं, तो हो गया मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जूल होते हैं। अगर कोई उपकरण, कोई डिवाइस 1 किलोवाट की अगर पावर के साथ में 1 घंटे तक चलता है, तो वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा खर्च करता है। ये हमको समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। ठीक है, वॉट नहीं होती हैं, किलोवाट भी नहीं होती हैं, जूल भी नहीं होती हैं। जूल हो गई उसकी एसआई यूनिट। वॉट जो होती है ये शक्ति की इकाई होती है, पावर की इकाई होती है, न कि ऊर्जा की इकाई होती है। एग्जाम में इस सेक्शन से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि बिजली के बिल में किस इकाई में ऊर्जा दी जाती है, तो किलोवाट आवर में दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू पी इंटू टी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई 500 वॉट का उपकरण है, 0.5 किलो वॉट का, ठीक है, वो 4 घंटे तक अगर चलता है, लगातार चल रहा है, तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी यहाँ पर? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंट भी अगर मैं आपको दे दूं, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, वो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर साइंस आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं, और साइंस को लेकर आप परेशान हो कि साइंस वाला सेक्शन में एग्जाम में कैसे क्रैक कर सकूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ साइंस के अंदर, तो उस चीज़ का मैंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए बना रखा है। साइंस का आप मेरा स्पेशल कोर्स ले सकते हैं, विज्ञान का समाधान, जिसमें मैंने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया हुआ है। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, जहाँ से एग्जाम के अंदर हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 20 आवर का प्रीमियम कंटेंट मैंने आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है। एग्जाम से पहले जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। 1000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ भी मैंने आपको दिए हैं टेस्ट के फॉर्म में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है बच्चों के लिए, बायो स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करता है, बट जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, इमेजिनेशन के थ्रू मैंने आपको चीज़ें बताई है, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए साइंस को क्रैक करना। मात्र 199 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं क्विक रिवीजन के लिए, एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप साइंस की बुक लेने भी मार्केट में जाएंगे तो आपको तकरीबन 200-300 रुपये की बुक पड़ेगी। उतना सारा कंटेंट है, किस तरीके से उस कंटेंट को पढ़ना, कैसे उसको याद रखना, किस तरीके से फिल्टर करना कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा कंटेंट है, तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपको मैंने इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसकी डिटेल PDF भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। अलग से आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को लेना चाहते हैं, विज्ञान का समाधान, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको साइंस का कोर्स ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि पूरी GS आपको मुझसे पढ़ना है तो पूरी GS भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 100 आवर GS का मेरा कोर्स है, आप वो एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर ये साइंस वाला कोर्स भी आपको मिल जाएगा, एंड जितने अदर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स आपको 100 आवर GS के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं, इसका ऑप्शन भी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको साइंस या GS को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बच्चों ने कोर्स ले रखा है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। अगर आपको लगता है तो आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरती से सूर्य तक के अनुमानित दूरी की इकाई है, क्या होती है इकाई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें कि क्या होती है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर, लगभग हो जाता है 150 मिलियन किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को बताता है। अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अगर यूनिट इकाइयों की बात करें तो लाइट ईयर भी हमने सुना है, मतलब प्रकाश वर्ष। ये वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। पार्सेक भी हमको सुनने को मिलती है, एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि एक खगोलीय इकाई जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, तो 1.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर। सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी होती है, ये पूछ लेंगे, यूनिट कौन सी होती है, तो वो पार्सेक होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या होती है, तो वो क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चन यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन से हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो एक ही SI यूनिट SI इकाइयों के साथ नहीं है? तो देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। दोनों की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये तो बिल्कुल सही पेयर है। वर्क एंड एनर्जी की बात करें तो दोनों की SI यूनिट जूल होती है, ये भी सही पेयर है। तीसरा देखिए ऑप्शन देखते हैं, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन,
प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, तो मतलब ये पेयर गलत है, एक ही एसआई यूनिट नहीं रखते हैं दोनों। डी ऑप्शन देखिए, स्थानांतरण और दूरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात करें तो दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो सी ऑप्शन हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि दोनों की देखिए एसआई यूनिट यहाँ पर अलग अलग होती है, तो ये पेयर यहाँ पर सही नहीं है। इस वाले सेक्शन से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, तो फोर्स का होता है। वर्क एंड एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो अब गलत मत करिएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी की एसआई इकाई क्या है, तो जी हम जैसा कि समझते हैं कि क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण गिरती है तो उसकी गति में बदलाव जो होता है वो जी की वजह से होता है। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब जी की एसआई यूनिट की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला दे रखा है प्रेशर, दबाव, तो प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, उसके बराबर होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बी वाला देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जी भी क्या है, एक एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसकी इकाई भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो जी की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण एक्सेलरेशन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर जी का मान पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एसआई में अगर एक्सेलरेशन की इकाई पूछ लेंगे आपसे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ऐसा पूछ लेंगे कि जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआई यूनिट में पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मानक क्या है, तो एसआई इकाई में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका मानक क्या होता है, मोल होता है। मोल क्या होता है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट, पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होती है। मोल किसी भी पदार्थ में सब्सटेंस में मौजूद कणों की संख्या को दर्शाता है। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है अगर आप बात करें तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मोल का उपयोग क्यों किया जाता है, जब हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करना चाहते हैं तो मास की बजाय, द्रव्यमान की बजाय कणों की संख्या से मोल का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन में एटम कितने होते हैं, अणु कितने होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। समझ में आया आपको। इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि एसआई इकाई में, एसआई यूनिट में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका मानक क्या होता है, तो मोल होता है। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो वही जो अभी हमने डिस्कस किया 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की अधिकता को किसमें मापा जाता है, तो ध्वनि की अधिकता को मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल क्या होता है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस मापने की एक लॉगरिथमिक यूनिट होती है। मनुष्य के कान की बात करें तो 0 dB से लेकर 120 dB तक की ध्वनि को कान जो है अपना वो सुन सकता है। 120 dB से अधिक ध्वनि सुनने पर कानों को क्षति हो सकती है। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, फुसफुसाहट करते हैं, तो उस समय ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो लगभग 20 dB के आसपास होती है। सामान्य अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो 60 dB के आसपास हम बातचीत करते हैं। ट्रैफिक का जो शोर होता है ना, ट्रैफिक नॉइज, वो लगभग 80 से 90 dB के आसपास होता है, हमको देखने को मिलता है। और जो जेट इंजन होता है वो 120 dB की नॉइज उत्पन्न करता है। तो हमारा कान जो होता है वो 0 dB से लेकर 120 dB तक की ध्वनि को सुन सकता है। यहाँ पर इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो डेसिबल होती है, अभी हमने देखा। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 343 मीटर पर सेकेंड होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक चीजें, पर कभी कभी क्या होती है, गलत हो जाती है। 120 dB से अधिक ध्वनि का क्या प्रभाव होता है, तो कान को क्षति हो जाती है, हेयरिंग डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विशेष घराने ने, मतलब एक कोई हाउस होल्ड था, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, उसने 5 दिनों में 100 यूनिट की ऊर्जा
उपभोग की है, इसे जूल में कितनी ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, ये हमको निकालना है। ठीक है भैया, तो किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है, कमर्शियल यूनिट होती है। अभी हमने डिस्कस किया था किलोवाट आवर से जूल में हमको परिवर्तित करना है, बहुत ही सिंपल। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोवाट आवर होता है, 3.6 इंटू 10⁸ जूल होता है। ठीक है, अब 100 यूनिट करना है हमको, तो 100 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, तो कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁸ हो गया। तो यहां पर डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टरों द्वारा रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया जाता है फिजिशियन के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापने के लिए? स्फिग्नोमेनोमीटर, बी आंसर सही होगा। स्फिग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर पारे में मापने वाला एक उपकरण है। सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120/80 होता है। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, 120 और 80 क्या होता है। तो 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यह तब मापा जाता है जब हार्ट जो होता है वो सिकुड़ता है और ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहां पर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब क्या हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर। यह तब मापा जाता है जब हृदय जो होता है वो रिलैक्स होता है और रक्त को वापस भर रहा होता है, इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 120/80 का मतलब क्या होता है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब होता है जब हृदय जो होता है धड़कता है तो रक्तचाप 120 तक बढ़ता है और फिर आराम के समय 80 तक गिर जाता है। इससे भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपली आपसे ये पूछ लेंगे कि सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर का मानक मान कितना होता है, तो 120/80 होता है। ये पूछ लेंगे कि ब्लड प्रेशर मापने की इकाई क्या होती है, तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, mmHg। हाई ब्लड प्रेशर की सीमा क्या होती है, तो 140/90 mmHg या उससे अधिक, ये इसकी हाई ब्लड प्रेशर की सीमा होती है। ठीक है, तो ये इस वाले सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। डॉक्टरों द्वारा ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है ये हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है, कंपास बता रखा है कि नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा दिखाता है, तो बिल्कुल सही है। कंपास जो होता है वो डायरेक्शन को मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, उत्तर दक्षिण दिशा दिखाता है, नेविगेशन में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन तूफानों को मापने का यंत्र नहीं है, ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका उपयोग चार्ज कणों को, मतलब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको तीव्र गति देने के लिए किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है ये तूफानों को मापने वाला यंत्र नहीं है, तो बी ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है एक्टिनोमीटर, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेडिएशन की इंटेंसिटी तीव्रता को मापता है। डी ऑप्शन जो दे रखा है वो इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए, सी और डी जो है ये करेक्ट है, पर बी वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय नमी जो होती है ना, ह्यूमिडिटी, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापने वाला एक यंत्र है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सर्किट में धारिता के दिशा को दिखाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? किसी सर्किट में करंट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो कि सर्किट में करंट के प्रवाह की दिशा और उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? कम तीव्रता वाली विद्युत धारा जो होती है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, उसका पता लगाने के लिए, उसकी दिशा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डीसी सर्किट में किया जाता है। जब करंट फ्लो करता है तो इसकी सुई जो होती है, निडल जो होती है वो झुकती है, जिससे करंट की दिशा जो है वो पता लगती है। एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन बनता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति और डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। करंट को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो करंट के लिए अमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झूठ पकड़ने वाली मशीन है? तो पॉलीग्राफ एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापकर उसकी सत्यता की जांच करती है। तो झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? पॉलीग्राफ है। ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन रेट, स्किन कंडक्टिविटी को मापकर झूठ बोलने का
पता लगाती हैं। जब कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके ये जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं ये बदलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो सच बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिक्टर स्केल के बारे में क्या गलत है। देखिए यहाँ पर रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भूकंप की तीव्रता को मापने वाली एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। इस स्केल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक में हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। 0 से 2 का अगर भूकंप है तो मतलब वो वेरी माइनर है, मतलब बहुत हल्का है। 2 to 4 अगर हमको स्केल पे नजर आता है तो वो मामूली भूकंप हमको देखने को मिलता है। 4 से 6 में मॉडरेट भूकंप हमको समझ में आता है। 6 से 8 में विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव, 8 से 9 में अत्यधिक विनाशकारी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव भूकंप हमको देखने को मिलता है। तो 8 से 9 में अत्यधिक विनाशकारी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन, तो यहाँ पे बोल रखा है कि रिक्टर स्केल पर 8 से 9 हल्की भूकंप का अर्थ है। तो 8 से 9 मतलब एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी होता है भूकंप। तो डी ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पर गलत है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, इसे सिस्मोमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इकोलोकेशन एक टेक्निक है जिसका उपयोग जहाजों द्वारा पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। पानी की गहराई मापने के लिए, तो जल की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, सी आंसर सही होगा। इकोलोकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर आधारित एक टेक्निक है। इसमें साउंड वेव्स पानी में भेजी जाती हैं जो समुद्र की सतह या फिर किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं। ध्वनि के वापस आने में लगे समय को मापकर डेप्थ या फिर दूरी का पता लगाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग सोनार के रूप में भी किया जाता है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सोनार का जैसे कि पूछ लेंगे कि पूरा नाम क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो ये वाला पैटर्न पे हमको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर की गति को मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो मोटर की स्पीड अगर मापना है तो वेलोमीटर का यूज किया जाता है, वेलोमीटर यंत्र का। वेलोमीटर यंत्र जो मोटर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी भी वस्तु या फिर मोटर की गति, वेलोसिटी या फिर वाइब्रेशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे रोटेशनल स्पीड और फ्लो वेलोसिटी को मापने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वेलोमीटर का उपयोग मोटर्स, टरबाइन और जितने भी यांत्रिक उपकरण होते हैं उनमें स्पीड मॉनिटरिंग में बेसिकली यूज किया जाता है। यहाँ पर वेलोमीटर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केवल मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेकर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि किसे बोलते हैं, वे राशियां जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं, परिमाण रखती हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं रखती। तो जैसे कि मास हो गया, टेम्परेचर, एनर्जी, टाइम, वर्क, ये सभी हो गई स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई, ये वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखती हो, जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब आप ऑप्शन देखोगे तो मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये तीनों जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी की, जो केवल परिमाण देता है, दिशा नहीं, डायरेक्शन नहीं। तो यहाँ पर वर्क हमको समझ में आ रहा है, कार्य, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जाम में इस तरह के काफी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, आपको ऑप्शन में दे देंगे, तो वहां पर कार्य दे देंगे आपको ऑप्शन में। वेलोसिटी किस प्रकार की राशि है, ऐसा पूछ लेंगे। वेग जो है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कौन एक प्रकार की यूनिट इकाई नहीं है, पावर, इंपल्स, टाइम और फोर्स दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि टाइम जो होता है ये एक फंडामेंटल यूनिट है, जबकि जितनी भी यहाँ पर इसके अलावा हमको दिख रही है पावर, इंपल्स, फोर्स, ये सभी जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, तो फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो ये वो यूनिट्स होती है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि लेंथ हो गया, उसकी फंडामेंटल यूनिट मीटर हो गई, मास हो गया किलोग्राम, टाइम हो गया सेकेंड, करंट हो गया एम्पियर। ठीक है, अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे तो ये वो यूनिट्स होती है जो कि मूल इकाइयाँ जो होती है, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है उनसे प्राप्त की जाती हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी हो गई, पावर हो गई, तो ये सभी क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ऐसा पूछ लेते हैं कि एसआई प्रणाली में कुल कितनी मूल इकाइयाँ हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, तो कितनी है, 7 हैं। ऐसा पूछ लेंगे कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है।
तो काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनामो परिवर्तन करता है, डायनामो कन्वर्ट करता है। तो क्या कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक जनरेटर है, विद्युत जनरेटर है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका यूज जो होता है वो साइकिल डायनामो, पावर प्लांट जनरेटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करी थी, जिस सिद्धांत पर डायनामो काम करता है। तो ये क्या होता है? जब एक कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाई जाती है तो उसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। फेराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पर आधारित होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि डायनामो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है? इलेक्ट्रिक मोटर है। वहीं अगर हम इसको उल्टा कर देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो वो डायनामो हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? तो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो बहुत ही छोटी लंबाई मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसका उपयोग वेवलेंथ को मापने के लिए किया जाता है। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, मतलब 0.1 नैनोमीटर। इसका उपयोग परमाणु, अणु, इन सब के आकार, एक्सरे वेवलेंथ, प्रकाश की स्पेक्ट्रम रेंज, इन सब को मापने में किया जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होती है वो किस इकाई में मापी जाती है? तो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर बहुत ही छोटी दूरी मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपसे मीटर में पूछे, सेंटीमीटर में पूछे तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं तो 10⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बी आंसर करेक्ट होगा। इसका उपयोग जो माइक्रोबायोलॉजी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, वेवलेंथ, इनको मापने में किया जाता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है वो? तो 10⁻⁻9 मीटर। परमाणु का आकार किस इकाई में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग बताना है 6 फीट ऊंचा व्यक्ति है, तो 6 फीट को अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 183 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻7 नैनोमीटर होते हैं, तो 183 सेंटीमीटर निकालना है सिंपल सा। तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो गया, तो सी आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई, कौन से यूनिट को 0.39 से मल्टीप्लाई करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 0.39 इंच होता है। जब भी सेंटीमीटर को इंच में बदलना होता है तो उसे 0.39 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 1 इंच में पूछें कि कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर में कितने इंच होंगे? हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं, तो 39.37 इंच। सीधे से समझ में आ रहा है हमको। इस तरीके से घुमा फिरा के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका टाइम जो है वो इसमें चला जाए, इस कन्फ्यूजन में चला जाए। बट हमको कन्फ्यूज नहीं होना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस ये रख के दिमाग में चलना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग हमको दे रखा है, क्यूसेक, बाइट, रिक्टर और बार। ये फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और इनके आगे हमको यूनिट्स दे रखी है, तो इनको हमको क्या करना है? मैच करना है। क्यूसेक की बात करें, जल प्रवाह की मापने वाली इकाई होती है। फ्लो रेट बिल्कुल सेम मैच कर रहा है फर्स्ट का, तो ए का हो गया अपना 1। बाइट की बात करेंगे तो बाइट डिजिटल स्टोरेज यूनिट होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, ये भी हमको पता है, तो कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है। रिक्टर की बात करेंगे तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल। बार की बात करेंगे तो बार प्रेशर को मापने की इकाई होती है, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक टेक्निक होती है जो समुद्र की गहराई मापने, पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाने और पनडुब्बियों को, सबमरीन को नेविगेट करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो भेजी जाती हैं, पराश्रव्य तरंगे जो सतह से टकराकर वापस लौट आती हैं।
रिफ्लेक्शन टाइम की गणना करके यहाँ पर दूरी जो है वो ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स, सी आंसर करेक्ट होगा। सोनार का नाम आपसे पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है ये पूछ सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पे काम करता है, कौन सी तरंगे इसमें यूज होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं। तो ऐसे घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस उपकरण का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग जो है वो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है, पायरोमीटर, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग करना है। इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं और मेजर्ड क्वांटिटीज दे रखी है। तो अमीटर का यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर का यूज रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग तुला, वेट एंड बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मापने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यूनिट वाला टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अच्छे से डिटेल में हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट यहाँ पर छोटे छोटे से कन्फ्यूजन हो सकती है आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर आपको सिस्टमेटिक अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करना है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप साइंस का मेरा कोर्स ले सकते हैं, विज्ञान का समाधान। 149 रुपीज़ में कोर्स अवेलेबल है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी ऑप्शन दे रखा है, वहां पर भी फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।